हाँ तो मित्रों, स्वागत है आपका बहुत बहुत। पिछली क्लास के नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचर अकुल। कोचिंग के नाम में आपको स्पेस नहीं देना है तो मिल जाएगा। इस क्लास के भी नोट्स मैं वहाँ पे डाल दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैसे काम करते हैं, कैसे बनता है। अब हम उस पर पढ़ेंगे सवाल। उस पर पहला कॉन्सेप्ट होता है विद्युत द्विध्रुव। देखो नाम से ही स्पष्ट है, इसके नाम के अंदर एक शब्द है द्वि। द्वि यानी कि दो और ध्रुव यानी कि सिरे। तो विद्युत सिस्टम का बनाया गया ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा निकाय जिसमें दो सिरे हो। जैसे कि एक तार है, एक सिरा यह हो गया उसका और एक सिरा यह हो गया, तो ये दो ध्रुव हो गई। विद्युत का सिस्टम वाला है तो उसको विद्युत द्विध्रुव में नाम दे दिया। अब मान लो हमने एक कोई आवेश ले लिया Q प्लस और एक आवेश ले लिया हमने माइनस। दोनों बराबर आवेश है और दोनों को हमने एक दूसरे से 2a दूरी पर रख दो, 2r पे रख दो, 2l पे रख दो, जिस पे मन है उस पे रख दो। ऐसी दूरी लेना है जो हमें कैलकुलेशन में आसान रहे, तो हम लेते हैं इसमें 2a। तो इन दो ध्रुव के कारण अब ये विद्युत के कितने ध्रुव हो गए, दो सिरे हो गए। दो आवेश के कारण दो सिरे बन गए, दोनों के बीच की दूरी 2a मान ली। इसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, यानी कि दो आवेश से मिलकर बने निकाय जिनके बीच की दूरी अल्प हो, उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यही हमें इसमें पढ़ना है। क्या विशेषता इसकी, तो जो दोनों आवेश हैं वो बराबर होने चाहिए। मतलब एक 2 कूलाम का है तो दूसरा भी 2 कूलाम का, एक 4 कूलाम का है तो दूसरा भी 4 कूलाम का, यानी कि समान होने चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए। उनका परिमाण बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, वो कैसे होने चाहिए, समान के बाद वो विपरीत होने चाहिए। मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, एक माइनस है तो दूसरा प्लस होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर वाले होने चाहिए। तो जब हम दो समान और विपरीत आवेश को एक दूसरे के बहुत निकट रखते हैं, पास में रखना है, ऐसा नहीं कि एक को रख दिया और एक को 4 किलोमीटर दूर रख दिया, पास पास रखना है दोनों को। तो निकट रखने पर जो निकाय बनता है, उस बने हुए निकाय को, उस सिस्टम को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये हमने बता दिया कि दूरी अल्प होनी चाहिए, एक प्लस माइनस में तो एक प्लस में, तो ये माइनस का 10 कूलाम होगा तो ये प्लस का 10 कूलाम होगा, ये माइनस का 20 है तो ये प्लस का 20 होगा, यानी कि परिमाण में दोनों बराबर होंगे, दूरी होगी अल्प। इसी निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाता है ये, विद्युत द्विध्रुव। चलिए इस पे सवाल पढ़ते हैं। सवाल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अब देखो, अभी हमने देखा कि मान लो हमने एक ऐसा विद्युत द्विध्रुव ले लिया जिसमें एक प्लस है और एक माइनस है, ये ए सिरा है और ये बी सिरा है। अब यदि इसको हम किसी विद्युत क्षेत्र में रख दें, और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से, प्लस वाले आवेश से विद्युत रेखाएं निकलती हैं और माइनस वाले सिरे पर ये एंटर करती है, मतलब ये दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। यहाँ से प्लस वाला आवेश से निकलती है विद्युत रेखाएं और माइनस वाला में एंट्री करती है। मतलब ये जैसे हवा कैसे चलती है और वो बहती हुई ऐसे जाती है, पानी बहता हुआ ऐसे जाता है, तो उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र इधर से निकलकर बहता हुआ इधर की तरफ जाता है। अब कॉमन सेंस की बात है कि यदि कोई चीज बह के जाएगी तो वो साथ में जो भी चीजें उसको उड़ा कर ले जाएगी या बहा कर ले जाएगी। अब इस बहते हुए विद्युत क्षेत्र में जिसकी दिशा ये है, इस दिशा से निकलकर इस दिशा में बह रहा है पानी की तरह, हवा की तरह। इसके अंदर यदि हम कोई चीज रखेंगे तो वो इसको भी बहा के ले जाएगा। लेकिन कैसे, तो देखो ध्यान देने वाली बात, ये आवेश हमने माना है प्लस का और ये आवेश माना है माइनस का, यानी कि ये ऋणात्मक है। तो मैंने आपको बताया कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, दे दिए धक्का, तो ये प्लस है इधर और ये भी प्लस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो ये प्लस वाला इस प्लस को इधर धक्का देगा, तो ये आवेश जो है ये पूरा का पूरा घूमकर इधर आएगा, इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा ये। और ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसकी तरफ खींचता हुआ जाएगा। क्या समझे इससे, हम ऐसे भी कह सकते हैं, अब इधर से भी देख सकते हैं कि ये माइनस है तो इस माइनस को धक्का देगा, तो ये माइनस
ये माइनस इस माइनस को धक्का देगा तो माइनस उधर जाएगा, या ये प्लस इसको खींचेगा तो भी उधर जाएगा, दोनों तरफ से एक समान बल लग रहा है उस पर। ये प्लस इसको इस प्लस को इधर धक्का देगा तो ये प्लस इधर आएगा, या ऐसे कह दो कि ये माइनस इस प्लस को खींचेगा, यानी कि दोनों ही कारण से ये वाला आवेश इधर की तरफ भागेगा, और यहां पर भी इन दोनों की वजह से ये वाला आवेश इधर की तरफ भागेगा। क्या तो फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर खिसकेगा या इधर खिसकेगा? तो नहीं, ये किसी भी दिशा में नहीं खिसकेगा, ये एक धुरी की तरह कार्य करेगा। जैसे कि यहाँ पे कोई कील लगा दी और ऐसे ठोक दी, और ये एक ऐसे लोहे की प्लेट मान लो या कोई छड़ मान लो, ये लोहे की छड़ है, ये दोनों सिरों पे आवेश है, इसके दोनों सिरों पे क्या है? आवेश। तो ये सिरा इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो ये सिरा ऐसे गति करेगा यूं, ये माइनस इधर आएगा और ये प्लस इधर जाएगा, और ये सीधा हो जाएगा यूं, इसके समांतर होने की कोशिश करेगा। तो जब विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव यूं घूमता है, घूर्णन गति करने लगता है, किसी अक्ष पर जब कोई चीज घूमती है ना ऐसे, तो उसे हम कहते हैं घूर्णन, यानी कि घूमना। तो जब ये घूर्णन गति करने लगता है, इसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब होता है घूर्णन गति करने वाली वस्तु या घूर्णन गति करने वाला निकाय। तो देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, अब इसका मान कैसे निकालेंगे हम? तो देखो मान निकालने का सिंपल तरीका है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये तो पता चल गया कि ये घूमेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, लेकिन इसका मान कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला निकालने का सिंपल सा तरीका है, इस दूरी को हमने क्या माना था? दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखो, ये 2a मानी थी, तो बीच की दूरी हो गई 2a। एक आवेश है प्लस, एक आवेश है माइनस, चिन्ह का फर्क है, परिमाण में दोनों बराबर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम दर्शाते हैं P से। किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं, छोटे p से। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो विद्युत द्विध्रुव का मान होता है, कोई भी एक आवेश ले लो, ये तो ये क्यों ले लो, ये क्यों ले लो, बस चिन्ह नहीं लेना है, ये बात का ध्यान रहे। और इनके बीच की दूरी क्या है? 2a, तो इनके बीच की दूरी हो गई 2a। इस इनकी दूरी को किससे गुणा कर दो? किसी भी एक आवेश से गुणा कर दो, तो एक आवेश हमने ले लिया q। यही विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है, या इसी के द्वारा हम इसका मान निकाल सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है, मतलब ये कितनी गति से घूमेगा, कितना आघूर्ण बल इस पे लग रहा है, कितना आघूर्ण है इसमें, तो वो होगा P बराबर 2a गुणा q। खत्म बात, कुछ नहीं बचे। इसी बात को भाषा के रूप में लिख दो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, तो कैसे लिखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में यदि हम दो आवेशों को रख दें या किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दें, तो उस एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या और सिंपल भाषा में कैसे कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा? तो विद्युत क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, ये गुणा कर दिया, हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। खत्म बात। ये देखो परिभाषा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसकी लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। खत्म मामला। ये लिख दिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं, एक आवेश ले लिया और उसकी लंबाई का गुणा कर दी, है ना, उसके गुणनफल को आगे लिख दो पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये है अदिश रूप में। यहां से ये पता नहीं चल रहा कि इसकी दिशा क्या, किस दिशा में घूम रहा है। इसको सदिश रूप में लिखना है तो ऊपर ये तीर का चिन्ह लगा दो, A के ऊपर भी और P के ऊपर भी, तो ये हो जाएगा सदिश रूप इसका। विद्युत द्विध्रुव क्या करता है? तो यह द्विध्रुव की शक्ति को व्यक्त करता है कि कितना पावरफुल है, कितनी पावर इसमें, इसको ये दर्शा, इसको द्विध्रुव की शक्ति को दर्शाता है ये आघूर्ण। और इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। अब यदि हमें इसकी विमा एक नंबर में पूछी जाए तो कैसे बताएंगे हम? तो देखो
Q की विमा होती है AT। उसके बाद में ये क्या है A मतलब लंबाई है, तो लंबाई की क्या होगी, लंबाई मीटर में होती है, तो उसकी हम L लेते हैं कूलाम की। A और T हो जाएगी यानी कि आवेश की। तो इनकी यदि विमा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसका विमीय सूत्र होगा M। तो M यानी कि मास, तो M तो है ही नहीं तो जीरो लगा दिया, L है तो लिख दिया। उसके बाद में क्या है A और T, तो L और T लिख दिया। ये ऐसा कैसे यहाँ पे जमा दिया, इसे आगे पीछे लिख दिया ना, T को हम आगे लिखते हैं और A को पीछे लिखते हैं। पहले MLT का फॉर्मेट होता है, A इसके अलावा जो भी चीजें आती है वो हम लास्ट में लिखते हैं। तो इसका विमीय सूत्र आ गया। यही चीजें उठा के चिपका दी, खत्म बात। जो नहीं था उस पर जीरो लगा दिया। और एक ऐसी राशि हो गई, तो मैंने आपको बताया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी होती है, ये लिखा यहाँ पे, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है ना। ये तो ये इसकी ये सदिश राशि भी हो गया, तो बस खत्म बात। अगला देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बात का क्या मतलब है, देखो है ना, अपन इसको अलग अलग पढ़ेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो। हमने पिछली क्लास में किसी विद्युत आवेश है, मान लो एक कोई आवेश है Q, अब ये जहां तक जितनी जितनी दूरी तक ये कोई बल लगाता है, जितने एरिया तक, वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और उस एरिया में यदि हम कोई एक Q0 परीक्षण आवेश रख दें, तो ये परीक्षण आवेश इसके कारण अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है उसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि ज्यादा बल लग रहा होगा इसके ऊपर तो हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, और इसके ऊपर यदि कम बल लग रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। बस। तो एक आवेश के कारण तो हम पढ़ चुके। अब यदि आवेश मान लो दो हो, एक आवेश ये है एक आवेश ये है, तो दो आवेश से मिलकर क्या बन जाता है, दो आवेश से मिलकर बन जाता है विद्युत द्विध्रुव। दो ध्रुव हो गई, एक प्लस और एक माइनस, या इसको माइनस प्लस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दो आवेश के कारण अब ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा और ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा, ये दोनों ही इसके ऊपर बल लगाएंगे, तो दोनों ही के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। तो इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो उसको हमें कैलकुलेट करना है कि दोनों मिलकर एक पर कितना लगा रहे हैं। तो उसे हम दो कंडीशन में समझते हैं। ये इनका विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है, इस अक्ष पे सीधी लाइन खींच दे और इसी अक्ष के ऊपर कोई बिंदु मान ले P, और यहाँ पे मान लो कोई परीक्षण आवेश रखा है, तो ये इन दोनों के कारण कितने बल का अनुभव करेगा, तो वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है, यदि P को हम इस अक्ष पे ना माने इसके, और इनके अक्ष के लंबवत मान ले, यहाँ पे P मान ले, इनके केंद्र O है, इससे R दूरी पर मान लिया, और ये भी R दूरी पे था, यहाँ से मान लो ये भी केंद्र से R दूरी पे था और ये भी केंद्र से R दूरी पे था, तो अब ये भी अपने ऊपर किसी न किसी बल का अनुभव करेगा। तो ये इस दिशा से बल लगाएगा और ये इस दिशा से बल लगाएगा। यहाँ पे बल की दिशा दोनों की अलग अलग होगी, एक प्लस और एक माइनस है। तो जब हम किसी अक्ष पर मानते हैं बिंदु को, इसके अक्ष की लाइन वाले पे, तो इसे अक्षीय स्थिति कहते हैं, और इसके अक्ष के बाहर मानते हैं दाएं बाएं किधर भी, तो उसे हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो पहला है अक्षीय स्थिति या दीर्घ स्थिति यानी कि ये वाली, और दूसरा है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति यानी कि ये वाली। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इसको। देखो क्या है ये, तो जो बात मैंने आपको वहां बताई थी उसको हम यहाँ पे थोड़ी इज्जत वाले लैंग्वेज में कैसे लिख रहे, देखो परिभाषा क्या होगी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है। तो वो क्या है, तो जब कोई बिंदु द्विध्रुव अक्ष की बढ़ाई गई रेखा पर स्थित होता है, मतलब उसकी धुरी पर जो रेखा आगे बढ़ाते है उस पर स्थित होता है, तो उसे अक्षीय स्थिति में कहा जाता है, मतलब वो अक्ष के ऊपर ही मौजूद है। अब हमने मान लिया कि A और B दो बिंदु हैं, या A B एक द्विध्रुव है, एक बिंदु को A नाम दे दिया, एक को B नाम दे दिया। यहाँ पे आवेश प्लस में है Q, यहाँ पे आवेश माइनस में है Q, दोनों का केंद्र है O, ये दोनों के बीच की दूरी है। अब पूरी दूरी थी 2A, A से B तक की दूरी को मानते हैं हम 2A,
द्विध्रुव की लंबाई को हम हमेशा 2 में लेना चाहिए, किसमें भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 के गुणा में लो ताकि उसे आधा करना आसान हो जाए। तो पूरे की लंबाई है 2a, तो यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, आधे की हो जाएगी a, और इस आधे की हो जाएगी a, यानी कि o से b तक की दूरी भी a, o से a तक की दूरी भी छोटा a हो जाएगी। अब इसके केंद्र से r दूरी पर हमने एक बिंदु मान लिया p, कितनी दूरी पर मान लिया, r दूरी पर एक बिंदु ले लिया p बिंदु हमने मान लिया। अब इन दोनों आवेश के कारण इस p बिंदु पर, ये अक्ष पे है, इनके दोनों के अक्ष पे रेखा बढ़ा दी और इस पे बिंदु मान लिया p। इसके कारण इन दोनों आवेशों के कारण इस p बिंदु पर यदि हम कोई परीक्षण आवेश q नॉट रखते हैं तो ये अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करेगा वो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, इन दोनों के कारण इस बिंदु पर। तो वो ज्ञात करनी है हमें। तो ठीक है, तो ये दूरी 2a पहले से थी, इसके केंद्र से r दूरी पर हमने p बिंदु माना है, ये r नाम दे दिया। तो अब ध्यान देने वाली बात है, ये दूरी a, o से a तक की, ये भी a, और इस केंद्र से यहां तक की दूरी को माना हमने r। तो इस p से लेकर तो b तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो p से लेकर केंद्र तक की दूरी तो r है, ये a और बच रहा है तो a जोड़ दो इसमें, ये रहा। तो टोटल दूरी हो जाएगी b से लेकर p तक की दूरी हो जाएगी r प्लस a, ये b से लेकर तो p तक की दूरी हो गई r प्लस a हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं हम, ये दूरी आ गई, ये दूरी भी आ गई। अब हमें यदि चाहिए a से लेकर तो p तक की दूरी, तो देखो कितनी है, अब यहां तो दूरी दे रखी, लेकिन इसके केंद्र से लेकर तो p तक की दूरी हमें दे रखी r, और ये दूरी भी दे रखी, और हमें चाहिए ये, तो इस पूरी में से ये दूरी घटा दो, और ये दूरी कितनी है, a है, तो ये हो जाएगी r माइनस a, a से इसको हमने निकाल लिया। तो a से p तक की दूरी हो गई r माइनस a, b से p तक की दूरी हो गई r प्लस a, यही हमने यहाँ पे लिख रखा है। दूसरी बात, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जब दो आवेश हो तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वो हमने पढ़ा था फॉर्मूले में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता है E बराबर, यदि कोई भी आवेश है परीक्षण आवेश, वो अपने ऊपर जितने बल का, जितने फोर्स का अनुभव करता है, उसी फोर्स को और उस आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब पहले इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यहाँ पर कितनी है, फिर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे यहाँ पे कितनी है, और उसका फॉर्मूला होगा ये। अब हमें यहाँ पे बल का मान भी रखना होगा। बल क्या है, बल कूलाम वाला बल है जो कि दो आवेशों के बीच लगता है। तो एक आवेश तो ये हो गया, और एक आवेश हमने क्यू नॉट मान लिया, यहाँ पे एक आवेश ये है और एक आवेश क्यू नॉट माना हमने। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, 1/4πε0 Q1 गुणा Q2 बटा R स्क्वायर, और गुणा में क्या होगा, बटे में ये होगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूं इधर कैसे निकलता है ये। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है F/Q। E का मान निकालना हो तो हम F का मान रखेंगे, F यानी कि कूलाम के नियम वाला बल, वो होता है 1/4πε0 गुणा Q1 गुणा Q2 बटा R स्क्वायर, और बटे में पहले से कौन है, Q है, बटे में कौन रखा है पहले से, यहाँ पे बटे में पहले से लिखा है हमारे पास में Q। तो इस Q से ये Q कट गया, नहीं सॉरी ये उल्टा कर दिया हमने ना, एक किसी को भी Q नॉट मान लो, एक से कैंसिल हो जाएगा, जो सेम रहेगा वो। तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो फाइनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना आ जाएगा, वो होगा 1/4πε0, इधर Q बचा और इधर बच गया R स्क्वायर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल कर आता है बल के रूप में, बल के साथ ये वाला। तो ये हो गया E का मान। अब यही E का मान हमें यहाँ यदि चाहिए, इसकी जरूरत हो तो E का मान हम वही का वही यहाँ रख देंगे। तो E का मान हमारे पास है, AP का मान है, BP का मान है। अब यही की यही भाषा हमने लिख दी। कैसे लिख देंगे कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ये A और ये B,
जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी 2a है, ये इनके बीच की दूरी 2a है। माना O द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, ये O क्या है, इनका दोनों का मध्य बिंदु है। बिंदु P, ये रहा बिंदु P, O से अक्षीय रेखा पर, यानी कि O के जो अक्ष वाली रेखा है इस रेखा पर है, और कितना दूर है, r दूरी पर है। तो O से r दूरी पर हो गया, अक्ष के ऊपर भी हो गया। और द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, और क्या करना है, ये जो द्विध्रुव है पूरा AB, इसके कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता लगानी। ये इसकी भाषा हमने इसे लिख दी। तो देखो ये वाला A प्लस आवेश है, जो A पे रखा प्लस आवेश है, ये इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा, यानी कि बल लगाएगा। अब ये भी प्लस आवेश है मान लो, है ना, प्लस मान लो माइनस मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम आमतौर पे इसको प्लस आवेश मान लेते हैं, परीक्षण आवेश को। ये परीक्षण आवेश है, क्या है, परीक्षण आवेश। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं होती परीक्षा में, इसको बस हमने कल्पना की है, आवश्यकता नहीं इसकी। तो ये जो परीक्षण आवेश ये भी प्लस है, और ये A पे रखा आवेश ये भी प्लस है। तो क्या होगा, ये भी इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा, मतलब विद्युत इसको धक्का लगाएगा। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये उसको उस दिशा में धक्का लगाएगा। तो यानी कि यहाँ पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, इस दिशा में, क्योंकि ये धक्का देकर उसको उधर ले जा रहा है। तो A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, दिशा के साथ लिखनी एरो का चिन्ह लगा के। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ये। एक बार फिर ध्यान से देखिएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये इसको उधर धक्का देगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी। तो A के कारण, ये A वाला आवेश है, A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे होगी। इसको सदिश के रूप में लिख दिया, जिससे दिशा भी पता चले, और ये दिशा बता दी, ये दिशा होगी। ठीक है, E आ गई, A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये इधर होगी। अब B क्या है, ऋण नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में आकर्षण होगा, यानी कि ये Q इस P वाले बिंदु वाले आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाएगा। तो ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाएगा, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो गई। उसको उधर खींच रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। तो हम लिखेंगे कि B के कारण है, ये B वाला आवेश है, तो B वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश रूप में उसकी दिशा होगी ये, इधर लिख दिया। अब समझने वाली बात है कि मान लो कोई दो लोग खड़े, दोनों ने रस्सी से किसी चीज को बांध रखा है, और एक अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है। अब यदि वो दोनों बराबर ताकतवर हैं, तो कौन खींच पाएगा, जिसमें ज्यादा, यदि दोनों में बराबर ताकत है तो वह तो ना तो सामान को उधर खींच पाएंगे, ना ही इधर खींच पाएंगे, वो वैसा का वैसा बीच में ही स्थिर रहेगा, यदि दोनों बराबर बल लगा रहे हैं तो। लेकिन यदि एक ज्यादा ताकत से खींचेगा और एक कम ताकत लगा पाएगा, तो चीज किसकी तरफ खींचती चली जाएगी, ज्यादा ताकतवर की तरफ। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि दोनों आवेश होते बराबर हैं। यदि ये 10 कूलाम है तो ये भी 10 कूलाम होगा, ये 4 कूलाम है तो ये भी 4 कूलाम होगा, बस चिन्ह का फर्क है। यानी कि ताकत दोनों बराबर, दोनों में समान मात्रा में ताकत है, दोनों बराबर बलशाली हैं। तो फिर इस वाले बिंदु को कौन खींच पाएगा, ये धक्का दे पाएगा या खींच पाएगा। तो फिर यहाँ पे सोचने वाली बात ये कि है तो दोनों बराबर, उस हिसाब से तो दोनों अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे कोई भी। लेकिन यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो A आवेश है, A वाला प्लस, ये बहुत पास में है इसके, तो इसका बल इस पे ज्यादा लगाएगा, ये इसके करीब खड़ा है। हमने देखा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो या विद्युत बल हो, ये दूरी पर निर्भर करता है। यदि दूरी बढ़ाएंगे तो बल का मान कम होगा, यानी कि ज्यादा दूर आवेश रखे तो वो एक दूसरे को इतनी तेजी से खींच या धक्का नहीं दे पाएंगे, और यदि पास पास हैं तो वो एक दूसरे पर ज्यादा मजबूती से बल लगा पाएंगे। तो A ज्यादा पास में है P के, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो मतलब ये ज्यादा तेजी से इसको धक्का देगा।
साथ ही साथ जो बी है जो कि माइनस है ये इससे दूर है थोड़ा, तो ये इसको इतनी तेजी से नहीं खींच पाएगा जितनी तेजी से ये उसको धक्का दे रहा है। तो कुल मिलाकर खींचेगा तो ये भी और धक्का ये भी देगा, लेकिन ये फाइनली रूप से उधर की तरफ खिसकेगा, उधर की तरफ बल लगाएगा। लेकिन जितना बल ये लगा रहा है उतने बल से उधर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ई भी तो इधर खींच रहा है, तो ये वाला बल कम हो जाएगा, उतना मान हम घटा देंगे। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी फाइनल, वो फाइनल कितनी होगी? ई नेट ई ए, यानी कि ई ए का मान होगा बड़ा, उसमें से जो ई इधर लगा रहा है वो मान हम घटा देंगे, यानी कि इस दिशा में गति करेगा। और कितने मान से, कितनी पावर के साथ? ई ए की। लेकिन क्योंकि बी कम कर रहा है तो बी का मान उसमें से घटा देंगे, तो ए का मान जो फाइनल निकल के आएगा वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। वैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आके खत्म हो गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये होगी बात खत्म। 2 नंबर में आए या 3 नंबर में भी आए तो सवाल यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। हालांकि 2 नंबर में हमें इतना भी लिखना नहीं तो परिभाषा से काम चल जाता है। लेकिन सवाल 4 नंबर में पूछा जाए तो वो कहते हैं कि इसको और सरल करके बताइए, व्युत्पन्न करके बताइए। तो सरल यहीं से देखकर करना, क्या परिणाम में तो ये आ गई, एक तरह से आंसर भी आ गया। लेकिन हमें पता है कि ई का फॉर्मूला भी होता है। ई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कुछ इस टाइप से होता है, तो ये वाला मान उठा के इन दोनों ई की जगह पर रख देंगे। और क्या कर सकते हैं हम, और हमें ए और बीपी की जो मान है दूरी का, ये भी हमारे पास है, तो ये भी हम फॉर्मूले में रख सकते हैं। और इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं। तो देखो ये वाला पूरा का पूरा उठा के मैं उधर रख रहा हूँ, है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो ये वाली पूरी पूरी चीज़ हम यहाँ तक उठा ले आए, ये सेम टू सेम है। अब देखो ये परिणामी थी, अब ई ए का मान चाहिए और ई बी का मान चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि ई का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो ई ए की आर स्क्वायर क्या है, इधर देखो ये दूरी, तो दूरी क्या होगी इसके लिए, ई ए, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र, ये ए के कारण लग रहा है तो इसकी दूरी क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है आर माइनस ए, या उसको हम शुरू में कह सकते हैं एपी। दोनों के बीच की दूरी क्या है, ए और पी, तो वो हमने रख दी ए और पी। एक काम करता हूं मैं आपको ये अलग से बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ई पी का मान क्या होगा। यहां पे लिख लेते हैं इसको अपन, ई ए क्या होगा, तो यहां से कॉपी करिएगा ना, ई का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू, आर स्क्वायर मतलब दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी, ए और पी है, तो हमने लिख दिया ए और पी। ए पी को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो ए और पी के बीच की दूरी कितनी है, आर माइनस है, तो इसको हम, है ना, इसका वर्ग भी लगाएंगे क्योंकि आर का वर्ग लगा है, आर मतलब दोनों के बीच की दूरी, वो है ए और पी। ए पी का मान क्या निकाला तुमने, आर माइनस ए, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए, वर्ग है तो वर्ग लगा दो, ये आ गया ई ए का मान। इसी के साथ यदि हम चाहें तो ये वाला विद्युत क्षेत्र ई बी, इसका मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ई बी बराबर, ई का मान का फॉर्मूला ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू बटा क्या है, आर स्क्वायर, आर मतलब दोनों के बीच की दूरी। तो देखो बी के कारण लग रहा है, ई बी मतलब ये वाला बी के कारण लगने वाला बल, तो बी से लेकर तो पी के बीच की दूरी कितनी है, तो उसको हम शुरू में लिख देंगे बी पी, वर्ग है आर का तो हमने इसका भी लगा दिया वर्ग। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी और पी का मान क्या निकाला था हमने, आर प्लस ए, ये बी से लगा कर तो पी तक का मान, तो ये लिख सकते हैं हम आर प्लस ए। बस ये ई ए का और ई बी का मान उधर रख दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ई बी का मान यहाँ फिट कर दो और ये मान इसका मान
इसको अलग पेन से लेते हैं ना, ये ए का मान यहाँ पे रख दो और ये बी का मान यहाँ पे रख दो इस वाले चित्र में। देखो यही किया हमने, ये और ई बी लिखा था तो ई की जगह ए का मान लिख दिया, ई बी की जगह ई बी के मान लिख दिया। ए पी का मान हमने निकाल रखा था क्या, है ना। अब देखो यहाँ पे अभी ए पी है ना, आर माइनस आर प्लस ए अभी हमने नहीं रखा है। देखो तो इसकी जगह बी लिखा, माइनस की जगह माइनस लगाया, बी की जगह बी का मान लिखा, एक बार यहाँ उठा लाया। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, 1/4 कॉमन है, क्यू भी कॉमन है। देखो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है। तो क्यू को कॉमन निकाल लिया और 1/4 को भी हमने कॉमन निकाल लिया। क्या बचा अंदर, 1/AP², 1/AP²। क्या बचा और माइनस बचा, माइनस लगा दिया। और क्या बचा 1/BP², 1/BP²। AP का मान क्या निकाला था हमने, देखो ये रहा। AP को क्या लिखते हैं हम, R माइनस ए, तो इसको हमने लिख दिया R माइनस ए। वर्ग था तो वर्ग लगा दिया। BP का मान क्या निकाला था हमने, देखो BP का मान हमने निकाला था R प्लस ए, तो R प्लस ए लिख दिया, R प्लस ए लिख दिया। वर्ग था तो वर्ग लगा दिया। बस इसको सरल करना है, इसको हल करना है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं बचा। तो कैसे हल कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक पढ़ा होगा। ये दोनों अलग अलग तरह के हैं पूरे, तो इनका दोनों का गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो देखो ये दोनों तो गुणा में लिखा गया, नीचे ये लिख दिए गुणा में, इसका गुणा इधर कर दिया ये आ गया, और इसका गुणा इधर कर दिया माइनस के साथ ये आ गया। ये a प्लस बी का वर्ग है, ये a माइनस बी का वर्ग है। इसको खोलेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab ये हो गया। अब ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, तो पहले इसको खोलो तो ये हो जाएगा a², ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह था तो सारे चिन्ह क्या हो गए, पलट गए, उल्टे कर दिए सारे चिन्ह हमने। तो ये इस प्रकार हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये r² प्लस का है, ये माइनस का कैंसल, ये प्लस का है, ये माइनस का है कैंसल। क्या बचा 2ra प्लस 2ra, तो 2r और 2r हो जाएगा 4ra, है ना। तो इसको 4ra के बजाय क्या लिख लेंगे हम, देखो पहले हमने इसको बाहर निकाला तो ये हो गया Q/4, तो इस जगह से बाहर लिखा था, ठीक है। इस नीचे वाले पे ध्यान दो, नीचे क्या लिखा था, नीचे था a माइनस बी a प्लस बी। इस वर्ग को भी भूल जाओ, तो a प्लस बी a माइनस बी होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। वर्ग था बाहर दोनों पे, तो दोनों पे एक साथ बाहर वर्ग लगा दिया। इसको जब हम खोलते हैं तो क्या बन जाता है ये, है ना। अब इसको खोला नहीं है, इसको यहाँ ने दिया। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, 2r इसके साथ लिख दिया प्लस है 2a, इसको हमने इधर लिख दिया। तो इसमें देखने वाली बात है कि इसमें क्या गायब हो गया, 2r दोनों का एक एक a और एक एक r दोनों से निकल गया है, इसको हमें देखना है। तो देखो अब यहाँ पे एक स्टेप थोड़ी छोड़ दी है, डायरेक्ट लिख देना। देखो असल में क्या होगा, 2ra प्लस 2ra ये दोनों मिलके हो जाएंगे 4ra, और 4ra को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख देंगे हम 2 और 2, एक r को इसके साथ लिख दो और a को इसके साथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा करके। फिर गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और r और a साथ में आ जाएगा। तो इसको हमने ऐसे खोल के लिख दिया। ध्यान रहे 2ra और 2ra को जोड़ा तो वो हो गया 4ra। 4ra को फिर हमने टुकड़े टुकड़े में लिख दिया। कैसे लिख दिया, 2 गुणा 2, r और a को a के साथ लिख दिया, एक को r के साथ लिख दिया। ऐसा किया। ऐसा करने का क्या फायदा हुआ, देखो ये आपको समझाने के लिए बस है ना, इसको लिखना नहीं क्या असल में यहाँ हुआ क्या, वो उसके लिए है। तो कुछ ज्यादा चित्रकारी कर दी है ना, चलो मैं इसको साफ कर दूंगा ताकि समझ में। ये काटे पीटे आपको बुक में नहीं करनी है ना, मतलब परीक्षा में बोले तो समझने के लिए भले रफ में लिख लेना। तो देखो ये है 2ra
2r गुणा 2a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। देखो इसको उठा के उधर ले लो, वहां करते इसको हल। तो ई नेट क्या लिखा था हमारे पास, ये सके वहां से उठा के हम यहां ले आए, बराबर ये जो आपने देखा हो 2ra, बाहर क्या लिखा है q, इस q को हमने इसके साथ लिख दिया 2a प्लस q। और 2a प्लस q क्या पढ़ाया था मैंने आपको स्टार्ट में, देखो ध्यान से, कहां गया, ये देखो 2a गुणा q, ये था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम लिखते हैं p से। मतलब जहां पे ऐसा लिखा हो उसके बराबर में हम ये लिख सकते हैं कि इस पूरे का मान होता है p, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। कर कुछ नहीं रहे, बस सवाल को सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि उसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कितना सरल उसे कर सकते हैं, ये कर रहे हैं और कुछ नहीं। अन्यथा ये भी लिखा रहे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन जितने छोटे शब्दों में जितना छोटा किया जा सके वो कर रहे हैं। तो देखो ये हो गया, तो ये 2r ये था, इस 2r को तो ऐसा कैसा लिखा नहीं दिया, इस q को हमने लिख दिया इधर, यहाँ पे ये ले आए, यहाँ पे ये आ गया पीछे, और इसको पूरे को क्या लिख देंगे हम, ये पूरा होता है q, किसके बराबर होता है q के। तो बस करना कुछ नहीं था, ये ई नेट बराबर की जगह बराबर, इसकी जगह ये लिख दिया, 2r की जगह 2r लिख दिया, और इसकी जगह लिख दिया q, और इसकी जगह पे लिख दिया इसको। वैसे हमारा फाइनली उत्तर ये आ गया है, लेकिन और सरल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि मान लो r दोनों के बीच की दूरी है p और बिंदु, और p यदि थोड़ा ज्यादा दूर होगा, मान लो जैसे, क्या मतलब इस बात का, देखो ये था बिंदु, एक बार यहां देख लेते हैं ना, मान लो बिंदु ये प्लस आवेश या माइनस आवेश, ये दोनों के बीच की दूरी है o, ये है a दूरी यहां से यहां तक की, और यहां से यहां तक की दूरी भी है a। लेकिन जो p बिंदु हमने लिया वो बहुत दूर है, मतलब ठीक ठाक दूर है p, तो r तो बहुत ज्यादा हो गई a के मुकाबले। देखो r कितनी हो गई यहां से यहां तक, और a तो सिर्फ इतनी सी है, ये मतलब जो r है वो क्या है, बहुत बड़ा है। किससे बड़ा है, a से। तो यदि r बहुत बड़ा हो किससे, a से, तो हम फिर a को तो हटा ही दो, सिर्फ r को ही मान लो, क्योंकि लगभग जब r का स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मान लो ये 20 था और ये था 2, देखो कैसे, असल में क्या होता है इसमें, अब r बहुत बड़ा है a से, तो हम क्या कर सकते हैं, क्यों हटाया, सवाल में लिखा है हमारे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा लिखा है। तो यदि r बहुत बड़ा है a से, तो r स्क्वायर तो फिर और तिगुना चौगुना पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे कि मान लो कि r का मान है 20 और a का मान है 2, अब जब इनका वर्ग करेंगे तो r का वर्ग तो हो जाएगा 400, और a का वर्ग 2 दूनी 4 ही होगा। तो 400 कहाँ और 4 कहाँ, तो 400 के साथ में 4 दूरी को लिखने का कोई मतलब ही नहीं, उसे हम नगण्य मान सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। यही बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे तो भयंकर कचरा कर दिया है ना, इस कचरे को साफ करना पड़ेगा, नो तो नगर पालिका वाले आके केस लगा देंगे। हटाओ इसको, है ना, समझने के लिए है, जिसको ना पल्ले पड़े वीडियो को डबल देख लेना, ताकि चीजें यहाँ पे लिखी रहेगी। ये चीजें सब में मैं ऐसे साफ कर रहा हूं ताकि पढ़ने में आसान रहे, फिर भी कोई भूल जाए तो आप इसको वीडियो को डबल देख लेना, चीजें आसानी से समझ में आएगी, और नोट कर लेना अपने अपने बुक में। तो यही किया हमने कि यदि r बहुत बड़ा है a से, तो r स्क्वायर को, मतलब a स्क्वायर तो r स्क्वायर के मुकाबले नगण्य होगा, बहुत छोटा सा होगा उसके मुकाबले। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हमने क्या किया, देखो यहां पे लिखा था ऐसे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वर्ग था। अब इसको तो हमने हटा ही दिया, तो रह गया कौन, आर स्क्वायर, बाहर क्या है, वर्ग है, बाहर वर्ग है, तो आर का वर्ग, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 हो गया, एक आर पहले से ऊपर है इसे, देखो तो एक आर से एक आर कट जाएगा, 3 आर बचेगा, तो ये 3 आर हमने नीचे लिख दिया, खत्म कहानी। और इसको सरल करके हम ऐसा लिख सकते थे, और ज्यादा कुछ करने की इसमें आवश्यकता नहीं थी। ये आप लिख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई चीजें हैं। ये आ गया हमारा फाइनल जवाब।
एक बार फिर मैं आपको इसको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे बिंदु P मान लिया। ए वाले के कारण तीव्रता ये होगी ए और बी वाले के कारण तीव्रता होगी ई बे। फाइनली जो तीव्रता आएगी वो आएगी ई परिणामी ई वाले में से, क्योंकि ज़्यादा ताकतवर है तो बी वाले को घटा देंगे, ये तीव्रता आ जाएगी। इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिख लेंगे। तो ई बी का मान और ई ए का मान हमने बताया ये होता है, यही ई बी का मान यहाँ रख दो, ई ए का मान यहाँ रख दो, ये हमने रखा। तो एक बार यहाँ लिख लिया, इसको भी ऐसे कैसे लिख लिया, ई ए का मान यहाँ लिख दिया, ई बी का मान यहाँ लिख दिया। यहाँ पे Q और 1/4 कॉमन था तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। ए पी का मान R माइनस ए होता है, इसका मान R प्लस ए होता है। इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, इनको दोनों को गुणा में लिख दिया। इनको जब हम खोलेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर खुलेगा, ये ए माइनस बी स्क्वायर खुलेगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुलेगा। यदि R बहुत बड़ा है ए से तो ए को हम हटा सकते हैं, तो R की घात 2 तो थी सही, 2 और बाहर से आ जाएगी तो 4 हो जाएगी। 4 से ये ऊपर वाला R, यहाँ पे R की घात ऐसे हो जाएगी 4। जब R की घात 4 हो गई तो ये 4 घात इस ऊपर वाले R से कट गई तो 3 बच जाएगा, एक R कट गया, 3 R बच जाएगा, ये 3 R बचा तो हमने उसको वैसा का वैसा लिख दिया, है ना। यहाँ लिखा उसको हमने वहाँ लिखा सीधा, है ना। तो यहाँ तक आया, ये वैसे यहाँ तक आ गया था, ऐसा कैसा कॉपी कर लिया, वहाँ से हमने Q का मान लिख दिया, 2AR Q का मान होता है P, वो हमने लिख दिया, उसकी जगह पे P लिख दिया। और इसको सरल करना था तो R को हटा के काट दिया, ये इसका आ गया फाइनल फॉर्मूला। तो इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हमने यहाँ पे चित्रकारी की है, पेंटिंग की है, वो बस आपको समझाने के लिए थी, इसको लिखना नहीं है बुक में। ये जिसको भी ज़रूरत हो अपने नोट्स में अलग से लिख लेना, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी और अंग्रेजी भी इसी चैनल पर पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है पूरा सिलेबस। नोट्स भी मिलेंगे साल भर आपको, समय से इसकी प्रैक्टिस भी होगी और आपके टेस्ट भी होंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। तो जो भी आपके यार हो, दोस्त हो, उनको भी बुलाइए और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में।